पहले बात देहरादून की। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने वीबीजी रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में भाग लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने कहा कि मनरेगा के मुकाबले ये योजना हर तरीके से बेहतर है और इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर तैयार किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 100 के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने की हालत में भत्ता देने और साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिकों के लिए बेहतर बनाते हैं। वीबीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है वो पूर्ण होगी। तो उस दिशा में ये बहुत मजबूत कदम है जिसका कि हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कांग्रेस कई मायनों में जो है इस योजना की आलोचना कर रही है और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी आलोचनाओं को यदि सुना जाए तो उनके आलोचनाओं में कोई बिंदु, कोई क्लॉज पे उनकी कोई आलोचना नहीं है। उनकी सारी आलोचना जो है वीबीजी रामजी के नाम पर उनकी आलोचना है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो कांग्रेस का कैसा रुख था। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, पूजा अर्चना हुई तो उसमें किस प्रकार से उनके शीर्ष नेतृत्व ने बहिष्कार किया। तो ये देश। और चलिए अब देहरादून से बड़ी खबर। जिला अधिकारी सविन बंसल पर लगे गंभीर आरोप। तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने के आरोप लगे हैं। महिला अधिकारी ने सीएम को लिखित में शिकायत भी दी है। क्या डीएम सविन बंसल की अब जांच होगी, ये सवाल चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं कि लिखित में शिकायत दी जाती है और जिलाधिकारी सविन बंसल पर ये तमाम गंभीर आरोप लगे। तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं कि महिला अधिकारी को परेशान किया जा रहा था। इस तरह के आरोप यहां पर लगे हैं और ऐसे में सवाल यही है कि अब इस पूरे मामले पर जो आरोप लगे उस पर जांच होगी तो क्या हर एंगल से होगी, कितनी गहराई से होगी, कितनी गहनता के साथ में होगी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। तो क्या डीएम सविन बंसल की जांच होगी या फिर जांच पर कोई आंच आएगी? देखना यह है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये जांच होगी। और अब देहरादून से एक और खबर। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की संयोजक यानी कि कमला पंत ने अंकिता मामले को लेकर के सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये बहस का विषय नहीं रह गया कि वीआईपी कौन है, बल्कि असली सवाल ये है कि सामने आए नामों की जांच क्यों नहीं हो रही है। कमला पंत के मुताबिक अब तक 2 चेहरे साफ रूप से सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार पारदर्शिता और संस्कृति की बात करती है तो फिर जांच से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। कमला पंत ने साफ किया कि चाहे जांच में मुख्यमंत्री का नाम आए या किसी सामान्य व्यक्ति का, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहती हूँ और यहाँ पे ये आह्वान किया गया है कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इस जो अंकिता न्याय यात्रा है इसमें शामिल हो और महापंचायत को सफल बनाए। हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वास्तव में जो हमारी बच्ची थी वो अब अपने माँ बाप के साथ साथ ये पूरा उत्तराखंड की बच्ची है। जो पूरी एक संस्कृति हमारे सामने रिजॉर्ट के नाम पे जो कल्चर लाया जा रहा है, पर्यटन के नाम पे जो कल्चर लाया जा रहा है, जो उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े।
बढ़ते हैं आगे। देहरादून में निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर के जिला प्रशासन ने कदम को तेज किया है। जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित गौ सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छरबा में 46.65 लाख रुपए की धनराशि गौ सदन निर्माण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है, तो वहीं विकासखंड कालसी के खेरुआ में 49.98 लाख रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। मौजा, आर्केडिया, ग्रैंड, प्रेमनगर में नवनिर्मित गौ सदन परिसर की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए स्वीकृत 30.11 लाख रुपए में से 14.62 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। डोईवाला स्थित श्री हंस कालू सिद्धि बाबा जी गौशाला ट्रस्ट और भंडारी बाग करनपुर में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौ सदनों को राजकीय मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू की है। गौवंश के लिए हमारे पास 4 पशु वाहन हैं जो 24/7 काम करते हैं। रात्रि को भी पशुओं की अगर कोई एक्सीडेंटल समस्या आती है गाय या बैल की, उसको उठाने के लिए तुरंत वो गौ सदन में ले जाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई है, उसमें निराश्रित पशुओं के लिए और तेजी से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें पशुपालन विभाग के द्वारा भी गौ सदनों का चिन्हीकरण और उच्चीकरण किया जा रहा है। एक संभवतः डोईवाला की तरफ है, एक प्रेमनगर की तरफ है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास खंडों में भी उनका कार्य निराश्रित गौवंश के लिए स्वीकृति माननीय श्रीमान जिला महोदय द्वारा दे दिया गया। और अब देहरादून की अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के लोक गायक और जन कवि नरेंद्र सिंह नेगी ने 8 फरवरी को आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए प्रदेशवासियों से व्यापक आह्वान किया है। महापंचायत का उद्देश्य अंकिता को न्याय दिलाना है। साथ ही नेगी ने कहा, ये लड़ाई केवल एक बेटी के न्याय की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने साफ किया कि अगर आज अन्याय के खिलाफ सामूहिक स्वर नहीं उठाया तो कल पहाड़ की हर बेटी असुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंच करके लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियो छे अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को। और ये मंच में अंकिता है न्याय दिलाना का वास्ता, संपूर्ण न्याय दिलाना का वास्ता जो ये संघर्ष जो ये संयुक्त संघर्ष मंच करनो छे, ये मां आप सब लोगों की भागीदारी की को अनुरोध मंचन करी कि आप लोग सब ये महापंचायत में 8 फरवरी 2026 को 11 बजे चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियो छे। और ये आह्वान में आप सब लोगों से अनुरोध छे कि आप लोग अंकिता थे न्याय दिलाना के वास्ता आप लोग ये संघर्ष में शामिल हों और परेड ग्राउंड में 11 बजे 8 फरवरी को सब लोग एकत्रित हों, ताकि सरकार पर एक दबाव बने जा सको कि वे अंकिता थे पूर्ण रूप से न्याय दिए जाओ। और चलिए देहरादून की अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक को भारत का हीरो बताते हुए उसके साथ खड़े होने की बात कही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने तीखे शब्दों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी करार दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि ये लोग बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि दलाली करने वाले फर्जी तत्व है जो कि कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं आज बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं, क्योंकि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो
50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? इसको हमारे उत्तराखंड में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए, बरेली में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, लेकिन उत्तराखंड में कभी नहीं हुए थे। ये जानबूझकर अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए क्यों उत्तराखंड के माहौल को। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से 40,000 करोड़ के काम शुरू होंगे। कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ में विकास होगा। सीएम ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा, बजट उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की बड़ी संभावनाएं लेकर के आया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख लीजिए। और पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर प्रेस वार्ता की है और साथ ही ये आश्वासन दिया कि अब तकरीबन लगभग के आंकड़े की मैं बात कर रही हूं, 40,000 करोड़ के काम जो है उत्तराखंड के अंतर्गत शुरू किए जाएंगे और बजट को उन्होंने संतुलित और पारदर्शी भी बताया है। साथ ही विकास की अपार संभावनाएं भी है। ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी कहते हैं। तो कल केंद्र का बजट आया था 1 फरवरी को और उसके बाद में पूरे देश भर में सियासत भी चरम पर है, जहां पर बीजेपी लगातार इस बजट को संतुलित बजट बता रही है, 2047 के विजन को पूरा करने वाला बजट बता रही है। तो वही विपक्ष जम करके प्रहार भी कर रहा है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं जो अनवरत रूप से चलती रहें। और इको टूरिज्म इस बजट में मुख्य रूप से इसका प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि भारत का भविष्य केवल तेज विकास नहीं बल्कि संतुलित एवं जिम्मेदार विकास पर आधारित होगा। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते भारत का यह बजट भारत के सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भविष्य का रोड मैप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 2026 में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा मसूरी मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज पटरी व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिनमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। पटरी लगाकर जीवन यापन करने वाले व्यापारियों को नगरपालिका द्वारा हटाए जाने के बाद वे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हालांकि नगरपालिका की तरफ से कुछ लोगों को विस्थापित किया है, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र लोगों को इससे वंचित रखा है, जिससे व्यापारियों में काफी गुस्सा है। जहां आप लोग बिठा रहे हैं वहां पे न तो टूरिस्ट जाता है, न वहाँ पर कोई व्यवसाय होता है। वहाँ पर जाना है और आपको जो है वो ठिया लगाना। देखो भाई, हमको ठिया तो लगाना नहीं, हमने तो अपने बच्चों को पालना है, हमने खाली ठिया हमको तो चाहिए नहीं। तो हमने तो सामना कर दिया। हमने तो ये बोला था, अपनी राय भी उनको दी थी कि आप ऐसा करो वेंडर जोन के लिए। वैसे मसूरी के अंदर हम भी जानते हैं कि कोई उपयुक्त जगह सरकार के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं। आज जिस तरह मैं सोचता हूँ, चाहे मंसूरी की समस्या देख लो,
हमने, जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी जी के समय में, तब हमने पहली बार एक संगठित ठेली पटरी वालों के लोगों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए छोटे व्यापारियों के लिए केवल इनका परिवार नहीं पलता, इनके बच्चे नहीं पलते। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये बददुआ रैली है, क्योंकि जो हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे हैं या प्यासे हैं, जो भी है, आज रोजगार हमारे पास नहीं है और उसके ऊपर कोई निर्णय ढंग से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि निर्णय लिया जा रहा है उनसे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। और अब देहरादून से खबर। हर साल लाखों सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिनमें कुछ तीर्थ यात्री होते हैं और कुछ ऐसे पर्यटक जो कि प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड वन विभाग का इको टूरिज्म डिपार्टमेंट इन सैलानियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए नए और छुपे हुए पर्यटन स्थलों को उजागर करने का काम कर रहा है। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की है और जल्द ही इसे पर्यटकों के सामने पेश किया जाएगा। तो वन विभाग अब जो भी पर्यटन स्थल यहाँ पर छिपे हुए हैं, जो लोगों के सामने अब तक ना आ पाए हैं, उन्हें अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। लो फुटफॉल जिस एरिया में है और काफी एरिया से बहुत ही सुंदर एरिया है, उस एरिया में अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो हमारा पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसमें ऑलरेडी टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से उसका दूसरा कुप्रभाव भी देखने को सामने आया है। ट्रैफिक जाम से लेके कूड़ा प्रबंधन से लेके काफी सारा इश्यूज है उसमें, तो इसीलिए सितारगंज कोतवाली प्रशासन की तरफ से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं को फल और केक वितरित करके उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाल सुंदरम शर्मा ने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए कहा, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर दिक्कतें होती है तो वे बिना झिझक अपनी मैडम को इसकी जानकारी दे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सितारगंज कोतवाली प्रशासन हमेशा उनके साथ में खड़ा है। मोनिका पांडे ने आगे बताया कि इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, जिससे छात्राओं को अच्छी और सीख देने वाली बातें भी सुनने को मिलती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सितारगंज कोतवाली प्रशासन का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। पर जो है हमारे यहाँ सितारगंज कोतवाली से समस्त स्टाफ आया था, जो कि बच्चों की काउंसलिंग करी। उनने बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस तरीके से चलना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ सामग्री वितरित करी गई, जैसे कि केक दिया गया, चॉकलेट दी गई और फल भी। और चलिए बात चंपावत की। जिले के डड़ा कुलेठी गांव और लोहा घाट में लगी आग ने भारी तबाही मचा दी है। डड़ा कुलेठी गांव में एक 2 मंजिला मकान भीषण आग की चपेट में आकर के पूरी तरह जल करके राख हो गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। जबकि लोहा घाट के पाटन गांव में गौशाला आग में नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने अपने लेवल पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल से महज 150 मीटर दूर मौजूद फायर ब्रिगेड वाहन में पानी कम होने के कारण आग बुझाने में नाकाम रहा। बाद में 14 किलोमीटर दूर लोहा घाट से दमकल वाहन बुलाकर आग पर कंट्रोल किया गया। आग के दौरान 2 गैस सिलेंडर फटने से हालात और भी ज्यादा भयावह यहां पर हुए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवार को राहत दिलाने का भरोसा भी दिया। और चलिए चंपावत की एक और खबर की बात कर लेते हैं। मनरेगा योजना के स्वरूप में बदलाव के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। जिला अध्यक्ष चिराग फरतियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हुआ। प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल और पूर्व राज्य मंत्री
निर्मला गहतोड़ी ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप भी लगाया। नेताओं का कहना था कि मनरेगा जैसी रोजगार देने वाली योजना को कमजोर करके गरीब और मजदूर वर्ग से उसका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को भी जनविरोधी बताते हुए सरकार पर आम जन की अनदेखी का आरोप लगाया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर जम करके नारेबाजी करते रहे।